अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। आज अपना जो टॉपिक है 11th चैप्टर हीट का दूसरा लेक्चर है, जो कि टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, इससे पहले हमने फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हीट को और उसकी थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री थी उसको हमने डिस्कस किया। आज अपना टॉपिक है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? अब देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी, ठीक है, या फिर ये दूसरा भी मैं ले रहा हूँ इधर। तो अब इनको मैं अगर टच करता हूँ ना, तो टच करने से मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, सपोज़ इसको मैंने टच किया तो ये मुझे हॉट फील हुआ, इसको मैंने टच किया तो ये मुझे कोल्ड फील हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कितना हॉट है या फिर ये नहीं बता सकता कि ये कितना कोल्ड है। तो टच करने से जो है वो इतना पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड, लेकिन कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय द सेंस ऑफ टच। ठीक है, अच्छा, तो अगर सेंस ऑफ टच से हम इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है एट अ पर्टिकुलर टाइम वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये हमें जो है वो अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इसकी लेनी है, मिसाल के तौर पे इसको मैं कह रहा हूँ कि इतना हॉट, मतलब ये जो है हॉट है, ये कोल्ड है, कितना हॉट है अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि ये कितना हॉट है। ठीक है, यानी कि इसको मैं नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि सपोज़ इसका मास है 5 kg, तो मैं उसको नंबर्स में जो है वो मेजर कर रहा हूँ। इसका मास है सपोज़ मैं कहता हूँ 2 kg, तो इसको मैं नंबर्स में मेजर कर रहा हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ। तो वैसे ही अगर इसकी हॉटनेस और इसकी कोल्डनेस जो है वो उसको मैं नंबर्स में मेजर करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है वो कुछ ऐसी स्केल चाहिए, कोई ऐसा समझ लें कि कोई यूनिट चाहिए जिसकी मदद से मैं इसको मेजर कर सकूं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए मुझे जो है वो, अगर इसकी मैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता हूं ना, उसको मैं कहता हूं टेम्परेचर। यानी कि इसको जब मैं इनकी हॉटनेस और कोल्डनेस को जब मैं नंबर्स में देखें, द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस मे बी टर्म्ड एज टेम्परेचर। हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसको अगर हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन यानी कि नंबर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, बाकी जो है वो इसको हम टच करने से हॉट या कोल्ड बता सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया है या फिर बुक में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, यानी कि फ़िक्स वैल्यू हमें कैसे पता चले कि ये कितना हॉट है। ठीक है, तो अभी इसको मेजर करने के लिए यानी कि अभी हमें जो है वो कोई स्केल चाहिए जिसकी मदद से, अब इसकी अगर हम फिक्स वैल्यू बताते हैं तो वो हमारे पास होता है टेम्परेचर। यानी कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन अगर हम करते हैं ना हॉटनेस की या फिर कोल्डनेस की, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद अगर ये क्वांटिटेटिव जो है वो डिटर्मिनेशन हमें सीखनी है, करनी है, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना है थर्मल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, थर्मल वर्ड यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी, कोई दो चीज़ों की बराबरी, जैसे कि हम फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मास का इक्विलिब्रियम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब इसका टेम्परेचर मैं कहता हूँ, सपोज़ मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इन दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क है, ये ज़्यादा हॉट है, ये ज़्यादा हॉट नहीं है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके रखूं, ये वही सेम बॉडी ए और ये बॉडी बी, इसका टेम्परेचर जो पहले कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, इन दोनों को मैंने थर्मल कांटेक्ट में रखा। देखिए यहाँ पे एक और जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है, कौन सा? थर्मल कांटेक्ट। इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ लीजिएगा, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगर इन दोनों को थर्मल कांटेक्ट में, यानी कि कांटेक्ट में मतलब होता है कि इनको फिज़िकली मैं एक दूसरे के साथ टच करके रखूं, तो ये होता है फिज़िकल कांटेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम थर्मल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र हो। इन दोनों को हम इस तरह कांटेक्ट में रखें कि एक में से हीट जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो। तो अब हम कहेंगे कि ये बॉडी ए जो हॉट थी और बॉडी बी जो है वो उससे कम हॉट थी, तो उसका टेम्परेचर कम था, तो बॉडी ए से टेम्परेचर फ़्लो होगा, हीट जो है वो फ़्लो होगी टुवर्ड्स द बॉडी
बी। तो अब देखें ये कब तक फ़्लो होती रहेगी, ये तब तक फ़्लो होती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाए। जब तक इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि पहले इन दोनों के टेम्परेचर के दरमियान में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितना था, वो डिफरेंस था 50, यानी कि इसका 50 था और इसका 100 था टेम्परेचर, तो इन दोनों में फ़र्क कितना था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस था। तो ये जब हम दोनों को आपस में कंबाइन करके रखेंगे तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर जो है वो, यानी कि इसमें से हीट फ्लो होगी बॉडी बी में, तो मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। तो दोनों का, यानी कि बॉडी ए का टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी जब इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये अब जो है वो क्या है, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी ए और बी को हमने थर्मल कांटेक्ट में रखा। अब इन दोनों का अगर टेम्परेचर जो है वो फ़्लो होके, ये अगर हॉट है तो इधर फ़्लो होगा, अगर ये हॉट है तो यहाँ से फ़्लो होगा। तो ये तब तक फ़्लो होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये फ़्लो होता रहेगा। और अब जो है जब ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि ये क्या है, अब ये हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। तो थर्मल कांटेक्ट तभी जो है वो हमारे पास यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो तब बनता है जब हम इनको थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, वैसे ये रेडिएशन के थ्रू भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हम फिज़िकल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, थर्मल कांटेक्ट। अच्छा, अब टेम्परेचर की मेजरमेंट की अगर हमने बात की है तो अब हमने चेक करना है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को। टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं इनको देखना है। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्यों होती हैं, या फिर इनका जो है वो काम क्या होता है। तो टेम्परेचर स्केल इज़ नीडेड टू मेजर द टेम्परेचर क्वांटिटेटिवली। देखिए यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है कौन सा, क्वांटिटेटिवली, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम नंबर्स में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई स्केल्स चाहिए। तो स्केल बनाने के लिए अब देखें स्केल्स किस तरह बनती हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन 2 फिक्स पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो है वो 2 फिक्स पॉइंट्स ली गई हैं, किस चीज़ की, वाटर की। अब देखें कौन सी 2 फिक्स पॉइंट, अगर हमारे पास पानी है, वाटर का कोई गिलास है, ठीक है, ये पानी का गिलास है, तो अब इसको अगर हम फ्रीज़ करते हैं तो ये आइस बन जाता है। फ्रिज में रख के फ्रीज़ करते हैं तो ये आइस बन जाता है। अगर इसको हम हीट अप करते हैं तो ये जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड है, इसको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गई कि वो कौन सी पॉइंट है, जब मिसाल के तौर पे जब ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ये लिक्विड है, ये हमारे पास वाटर जो है वो लिक्विड है, जब ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, लोअर फिक्स पॉइंट। और जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो इसको हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जिसके बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये वाटर के लिए हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट्स हैं। ये हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जब लिक्विड यानी कि वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इसको हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो टेम्परेचर की हमारे पास 2 जो है वो फिक्स पॉइंट्स आ गई, अपर फिक्स पॉइंट जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और लोअर फिक्स पॉइंट जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अच्छा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक बात और भी आपने जहन में रखनी है कि ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं ना, ये फिक्स पॉइंट्स जो ली गई हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम जो है वो 76 सेंटीमीटर
ऑफ Hg कहते हैं, यानी कि मरकरी का ये हमारे पास जो प्रेशर है, ठीक है। या फिर इसको आप 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg भी कह सकते हैं, या फिर इसको आपने यूँ भी पढ़ा होगा 760 टॉर जो है वो ये टेम्परेचर है। इसको अगर आप पास्कल में लिखेंगे तो ये आपके पास होगा 101,325 पास्कल, ये पास्कल में भी होता है। इसको अगर आप किलो पास्कल में आपने कहीं पढ़ा होगा तो यूँ पढ़ा होगा 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर का प्रेशर की ये सारे यूनिट्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो है वो ये यूनिट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक इन सारे जो है वो वैल्यूज़ के इक्वल है, लेकिन हम सिर्फ ये वर्ड यूज़ करेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जो ये ऑब्जर्वेशंस ली जा रही है ना कि लिक्विड को, मतलब वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करें या फिर वेपर्स में कन्वर्ट करें लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को चेक करने के लिए, लेकिन वो तब जब जो प्रेशर हो वो कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तो अब इसी प्रेशर पे जो पॉइंट्स ली गई हैं उनके ऊपर अगर हम आते हैं तो ये बहुत ही आसान बात है। अब देखें कि एक लोअर फिक्स पॉइंट है और दूसरी अपर फिक्स पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिविएंस बनते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है डिविएंस, या फिर उनको अभी हम डिग्रीज़ में भी पढ़ते हैं। वो डिविएंस होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। तो हर स्केल के मुताबिक जो है वो ये अलग अलग हैं, लेकिन सब के लिए प्रेशर वही सेम रखा गया है। उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें लिक्विड को आइस में भी कन्वर्ट करके देखा जाता है और वेपर्स में भी कन्वर्ट करके देखा जाता है, तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब देखिए ये हमारे पास कुछ स्केल्स हैं, ठीक है, फॉर वाटर। तो सेल्सियस ये एक साइंटिस्ट थे, फ़ारेनहाइट भी साइंटिस्ट थे और केल्विन भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वो ये अलग अलग मेजरमेंट्स की हैं इनकी। तो जो सेल्सियस स्केल के मुताबिक जो लोअर फिक्स पॉइंट रखी गई उसको नाम दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अपर फिक्स पॉइंट है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान में जो डिविएंस बने वो कितने बने, वो बने 100, यानी कि अपर और लोअर के दरमियान में जो डिफरेंस है 100 - 0 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 100। अच्छा, फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट ने क्या किया है कि 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट को 32 पे रखा है और अपर फिक्स पॉइंट को 212 पे रखा है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना बनता है, 180। 212 में से अगर 32 को हम माइनस करके देखें तो कितना बनेगा, 180। 280 नहीं बल्कि 180, ठीक है। अच्छा, केल्विन की अगर बात करें तो इसकी लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो कितनी है, 273.15। यहाँ पे हम 15 को अगर इग्नोर भी कर लें तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 273 है, और इसकी जो अपर फिक्स पॉइंट है वो कितनी है, 373, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी डिविएंस जो है वो कितने बनते हैं, वो 100 डिविएंस बनते हैं। एक और भी स्केल होती है रैंकिन, लेकिन वो अपने बुक के हिसाब से नहीं है, तो हम अपने बुक के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये 3 स्केल्स हैं। सेल्सियस यानी कि इसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस, अब देखें यूजेज की अगर बात करें, सेल्सियस स्केल मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स होते हैं ना उनके लिए हम सेल्सियस यूज़ करते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर के लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। जैसे कि जो बुखार होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, या 101 या 98.6 जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और केल्विन स्केल जो यूज़ की जाती है वो नॉर्मली यूज़ नहीं होती, वो यूज़ होती है साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये इसका एसआई यूनिट जो है वो ये केल्विन है, बाकी ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो ये इसके एसआई यूनिट नहीं है, ये डिग्रीज़ हैं, ये डिविएंस हैं। एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास 3 जो है वो इसके यूनिट बन गए, या 3 जो है वो मेयरिंग स्केल्स बन गई किसकी, टेम्परेचर की, के टेम्परेचर को हम 3 डिफरेंट स्केल्स के अंदर मेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी इनका आपस में अगर रिलेशन की बात करें, अब देखें अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 32 फ़ारेनहाइट है और 273 केल्विन है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब 212 फ़ारेनहाइट है और 373
3 केल्विन है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये तो फिक्स हैं, मतलब एक लोअर फिक्स पॉइंट है, दूसरी अपर फिक्स पॉइंट है, ये तो तीनों स्केल्स के अंदर फिक्स हैं। लेकिन अगर कोई मिडिल में हमारे पास टेम्परेचर हो, जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इनकी डेरिवेशन मतलब एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो आपने इन स्केल्स को देखना है। देखिए ये मैंने जो है वो 3 स्केल्स के थर्मामीटर, अब देखिए ये थर्मामीटर तीनों सेम ही हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। इनके अंदर जो हमने लिक्विड भी पुट किया हुआ है वो भी सेम ही लिक्विड है। तो अब इनके ऊपर जो डिविएंस हैं, अब देखें जब ये हमारे पास कोई बर्तन है, ये मैंने कोई बर्तन बना है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब जब वाटर का टेम्परेचर मतलब लोअर फिक्स पॉइंट पे रखा गया, मेल्टिंग पॉइंट पे जब वाटर का टेम्परेचर रखा गया, तो सबके अंदर जो स्केल्स, सबकी जो स्केल्स हैं वो सेम टेम्परेचर को शो करती हैं। तो इनको नाम दिए गए, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इसकी लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, इसको 32 पे रखते हैं क्योंकि इसकी लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, और ये 273, ठीक है, केल्विन। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है, इसी वाटर को बॉयल किया जाता है। बॉयल करने पे जो है वो स्केल्स हमारे पास शो होती हैं, केल्विन पे ये शो होती है, इसको नाम दिया गया है 373 का, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर सबके ऊपर शो होगा, ठीक है, क्योंकि सब के सब मरकरी के बने हुए हैं, ऐसा समझें, इन सब के अंदर मरकरी फील्ड है। और इस फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो अपर फिक्स पॉइंट थी उसको नाम दिया गया 212 का, ठीक है। तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट स्केल बन गई। फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर ये लोअर फिक्स पॉइंट आ गई और ये अपर फिक्स पॉइंट आ गई। और ठीक वैसे ही हमारे पास ये सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस जो स्केल है, उसके ऊपर जो हमारे पास फ्रीजिंग यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जो लोअर फिक्स पॉइंट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अपर फिक्स पॉइंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब देखें जो अपर फिक्स पॉइंट है उन सबको नाम दिए हैं मैंने ए के, इस पॉइंट को मैंने ए के नाम से डिनोट किया है, और जो लोअर फिक्स पॉइंट है उनको मैंने सब के अंदर बी के नाम से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बात की कि अगर बीच में कोई टेम्परेचर है, जैसे 20 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी टेम्परेचर है, उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बीच में कोई भी हमारे पास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को हमने नाम, उस पॉइंट को हमने सी से शो किया है सबके अंदर। तो यहाँ पे सी पॉइंट को मैंने सेंटीग्रेड लिखा है, यहाँ पे सी पॉइंट को मैंने फ़ारेनहाइट लिखा है, यहाँ पे सी पॉइंट को मैंने केल्विन लिखा है, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करने हैं तो उसके लिए हमने डेरिवेशन निकालनी है। अब ये हमारे पास नीचे सारे लोअर फिक्स पॉइंट आ गए और ये ऊपर सारे अपर फिक्स पॉइंट आ गए तीनों थर्मामीटर्स के ऊपर। अब हम इनकी डेरिवेशन की अगर बात करते हैं तो बहुत आसान है। ये सेंटीग्रेड, देखें सेंटीग्रेड के अंदर क्या है, ए बी, यानी कि ए से लेकर बी तक। अब देखें ये ए बी मैंने जो लिखा है ना, इसका मतलब है ए से लेकर बी तक, ए टू बी जो है वो टोटल डिफरेंस कितना है ए से लेकर बी तक। तो मैं डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, डिविएंस निकालना है, तो ए माइनस बी करूँगा, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक ए माइनस बी करूँगा, तो ये ए बी मैंने वही सेम लिखा, ए की जगह मैंने वैल्यू पुट की कितनी 100। ये सेंटीग्रेड की अगर बात कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू कितनी 100 है और बी की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस तरह मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी बन गई 100 बन गई, जो कि क्या है, ये हमारे पास डिविएंस हैं जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही फाइंड कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या है, ए बी जो है वो ए माइनस बी के बराबर, यानी कि 212 माइनस 32, क्योंकि ये ए की वैल्यू 212 है यहाँ पे और बी की वैल्यू 32 है, तो 212 माइनस 32। तो ये कितना बना, यहाँ पे जो हमारे पास डिविएंस बने हैं वो 180 बने हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर पहले से ही मेजर कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद केल्विन की अगर बात करें तो ये केल्विन जो है वो क्या है, ए से लेकर बी तक, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट तक। तो अपर फिक्स पॉइंट 273 है और लोअर फिक्स पॉइंट 273 है। ये अपर फिक्स पॉइंट 373 है और लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 273 है। तो अब यहाँ पे भी डिविएंस कितने बनते हैं, 100 डिविएंस बनते हैं, जो कि हमने पहले से लिखे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे देखें सेंटीग्रेड के ऊपर हमने डिग्री डाली है, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री डाली है, लेकिन केल्विन के ऊपर हम डिग्री नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये एसआई यूनिट है, ये स्टैंडर्ड है,
ठीक है, ये यूनिट है, लेकिन ये यूनिट्स के तौर पे यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन ये असल में हैं क्या, ये डिवीजन्स हैं, ये डिग्रीज़ हैं। डिवीजन्स हम किसे कहते हैं, जैसे कि मेरे पास, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन के मैंने जो है वो 10 पार्ट बना लिए, तो ये बन गया इसके 10 डिवीजन, इनको मैं डिग्रीज़ कह सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपने सर्कल के लिए जो है वो 300 जो है वो 60 डिग्री आप लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक डिवीजन को डिग्री कहा जाता है। तो ये कोई यूनिट नहीं बना, ये क्या है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन्स हैं। तो ये डिग्री यहाँ पे हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट जो बनता है वो है रेडियन, वो रेडियन बनता है डिग्री का, यानी कि एंगल का यूनिट हम वैसे डिग्री भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट के हवाले से अगर बात करें ना, तो वो बनता है रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिवीजन्स हैं, इसलिए इनके ऊपर डिग्री लगी होती है। लेकिन केल्विन जो है वो ये ऐसा यूनिट है, ये स्टैंडर्ड है, किसका, टेम्परेचर का ये स्टैंडर्ड है, तो इसके ऊपर हम डिग्री नहीं डाल सकते। अच्छा, तो अब इनको हम मज़ीद अगर और ड्राइव करें, अब देखें ये हमारे पास एक और पॉइंट, कौन सी, अब ये सी से लेकर बी तक अगर हम लें, यानी कि सी से लेकर बी तक, तो इसको हम लिखेंगे सी बी। जैसे कि ए से लेकर बी तक हमने लिखा, तो उसको हमने ए बी लिखा। तो सी बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी माइनस ज़ीरो। माइनस ज़ीरो क्यों, मतलब सी माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है वो सी माइनस बी, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है फ़ारेनहाइट में, एफ़, तो एफ़ लिखा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 32, तो मैंने 32 लिखा। केल्विन में अगर देखें तो सी बी यानी कि सी माइनस बी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है के, और बी की वैल्यू कितनी है 273। तो इस तरह ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, जैसे ये इक्वेशन 1 थी सबके अंदर, तो ये सबके अंदर इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, अगर हम इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 है सबके अंदर, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, ये देखें ये इक्वेशन 1 आ गई सारी, तो इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखें इक्वेशन 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करें, तो इक्वेशन 2 का पहला पार्ट, उसको, इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ डिवाइड करेंगे, सी बी माइनस ए बी, ठीक है, और इस पार्ट को हम इस पार्ट से डिवाइड करेंगे, यानी कि सी माइनस ज़ीरो अपान 100। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सी बी माइनस ए बी है, सी बी माइनस ए बी, ठीक है, और एफ माइनस 32, यानी कि यहाँ पे जो है वो दूसरा पार्ट क्या है, एफ माइनस 32 अपान 180, एफ माइनस 32 अपान 180, यानी कि इसका पहली इक्वेशन का दूसरा पार्ट, उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो अभी यहाँ पे भी सी बी अपान ए बी, तो सी बी की वैल्यू कितनी है, के माइनस 273, जो कि हमने ऊपर लिखी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 को हमने यहाँ पे नीचे लिखा। अब देखें सारी इक्वेशंस के अंदर हमें एक कॉमन चीज़ मिली, तो ये सब के अंदर जो है वो हमारे पास सी बी अपान ए बी, सी बी अपान ए बी और सी बी अपान ए बी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इनका एक पार्ट जो है वो सी माइनस ज़ीरो अपान 100 वो हमने यहाँ पे लिखा, इसका ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, और इसका ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास एक मास्टर फार्मूला बन गया। इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केल्विन को वापस सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अब देखें इसी फार्मूले से हम जो है वो ये चीज़ें निकालेंगे, कौन सी, कि अगर आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, तो आप इस पार्ट को छोड़कर सिर्फ ये वाला पार्ट लिखेंगे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस मिडिल वाले टर्म को छोड़ दें, इस फार्मूला को, इस पार्ट को आप छोड़ दें, सिर्फ एक ये पार्ट लिखें, दूसरा ये पार्ट लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सेंटीग्रेड वाले पार्ट को छोड़ दें, सिर्फ फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले पार्ट जो हैं वो यहाँ पे लिख लें। तो इसकी मदद से आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को वापस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये फार्मूला बन गया कन्वर्टिंग के लिए। स्केल्स में हम किसी भी स्केल को कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है, वो कौन सी, कि इनको थोड़ा, यानी कि इन स्केल्स को थोड़ा हम ग्राफिकल देखें, ठीक है। इन स्केल्स को थोड़ा हम ग्राफिकल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो इसको आपने गौर से देखना है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं
यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ किसके दरमियान, ये मैं ग्राफ बनाता हूँ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच। अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो किस तरह बनेगा, वो सेंटीग्रेड पे तो वैल्यू ज़ीरो होती है लेकिन फ़ारेनहाइट पे वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, वो कितनी होती है 32। फ़ारेनहाइट पे वैल्यू जो है वो कितनी होती है 32 होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है वो ये वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ गई तो ये सेंटीग्रेड पे 100 होगी और ये जो फ़ारेनहाइट है उस पर कितनी होगी 212। लेकिन देखें ये हमारे पास सेंटीग्रेड के हिसाब से ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये पूरी लाइन सेंटीग्रेड जो है वो ज़ीरो की लाइन है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो ये ग्राफ शो करता है, ये ग्राफ किसके रिलेशन को शो करता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन जो होता है उसको शो कर रहा है, ठीक है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के रिलेशन को शो करता है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीग्रेड के 100 डिवीजन होते हैं ज़ीरो से लेकर यहाँ तक, लेकिन फ़ारेनहाइट के जो डिवीजन्स होते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं, यानी कि 32 से 212 तक होते हैं, ठीक है, 212 तक। इसको हम ज़ीरो से काउंट करेंगे तो ये डिवीजन्स इक्वल नहीं आएंगे। अच्छा, इसी ग्राफ को कभी कभी यूँ लिखा जाता है, देखें अगर मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट बना दूँ और यहाँ पे सेंटीग्रेड बना दूँ, ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो अब हमें पता है सेंटीग्रेड तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा लेकिन फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होगा, तो फ़ारेनहाइट 32 से लेकर कहाँ तक 212 तक होगा, और ये सेंटीग्रेड जो होता है वो ज़ीरो से लेकर कहाँ तक होता है, ज़ीरो से लेकर 100 तक, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास ग्राफ इस तरह बनेगा। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रख लेनी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट की जो स्केल है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं बल्कि 32 से स्टार्ट करनी है, और जो सेंटीग्रेड की स्केल है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अब देखें ग्राफ जो है वो दोनों ग्राफ सेम हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अगर हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट और स्केल की पोजीशंस जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं तो ग्राफ की जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन आपने इनका कंसेप्ट देखना है। अगर ये फ़ारेनहाइट है तो आपने फ़ारेनहाइट वाली लाइन पे 32 से स्टार्ट करना है ग्राफ को, और सेंटीग्रेड की लाइन जो है वो आपने ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी आ गई, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की। अच्छा, ठीक वैसे ही अगर हम केल्विन और सेंटीग्रेड की ग्राफिकल थोड़ी रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कैसे बनती है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आ गया सेंटीग्रेड, ठीक है, ये मेरे पास सेंटीग्रेड है और ये मेरे पास केल्विन है। अब केल्विन और सेंटीग्रेड की अगर मैं मेजरमेंट की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि सेंटीग्रेड जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक होगा 100 तक। ये बात आपने नोटिस जो है वो करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और जो केल्विन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 273 से कहाँ तक, 373 तक। ये मेरे पास जो है वो 373 की पॉइंट है, समझो। तो अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है वो इस तरह स्टार्ट होगा। देखें दोनों की ग्राफ्स की शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 32 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे कितना है 270 का डिफरेंस है। तो ये ग्राफ शो करता है, ये ग्राफ किस चीज़ को शो करता है, ये ग्राफ शो करता है द रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड केल्विन। इस ग्राफ की मदद से हम सेंटीग्रेड और केल्विन को रिलेटेड कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप केल्विन को यहाँ पे लिखें, सेंटीग्रेड को यहाँ पे लिखें, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होगा, क्योंकि ये केल्विन पे 273 की पॉइंट होगी और ये सपोज़ 373 है, और ये सेंटीग्रेड तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक 100 तक। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो रिलेशन शो करता है किसका, सेंटीग्रेड और केल्विन का। तो ठीक वैसे ही अगर हम एक और रिलेशन, यानी कि बाकी कौन सा रिलेशन रह जाता है, बाकी रिलेशन रह जाता है फ़ारेनहाइट और केल्विन का। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में रिलेशन चेक करें तो ये थोड़ा चेंज बनता है। अब देखिए ये रिलेशंस आपस में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन थोड़ा चेंज लगता है। ये मेरे पास फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है, ठीक है, और ये ओरिजिन यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब मुझे पता है कि ये फ़ारेनहाइट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 32 से कहाँ तक,
212 तक, जबकि केल्विन जो स्टार्ट होगा वो 273 से लेकर 373 तक। ठीक है, अब देखें मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कर नहीं सकता, क्योंकि 32 मतलब फ़ारेनहाइट को 32 से स्टार्ट करना है और केल्विन को कहाँ से स्टार्ट करना है, 273। तो मैं इस तरह जो है वो ग्राफ को बनाऊँगा पहले। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे पता है कि फ़ारेनहाइट 32 है और केल्विन 273 है। अब इस ग्राफ को मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा ऐसे, तो ये 273 तक आ गया और ये यहाँ पे अगर देखें तो ये कहाँ तक आ गया, 212 तक। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये किस चीज़ की है, ये हमारे पास है। अब देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफिकल लाइन है, बाकी ये डॉट डॉट लाइंस आपने जस्ट इमेजिन करनी है। ग्राफिकल लाइन सिर्फ ये है कि ये जो है वो ना इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है और ना ही इस लाइन के साथ जो है वो स्टार्ट होती है। तो आपके पास सवाल आ सकता है कि अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है तो बताएं कि ये कौन सी दो स्केल्स के दरमियान में बना हुआ है, तो वो फ़ारेनहाइट और केल्विन का ही हो सकता है, क्योंकि सेंटीग्रेड का अगर होता तो कोई ना कोई एक लाइन जो है वो किसी ओरिजिन लाइन के साथ स्टार्ट होती। तो ये हमारे पास एक ऐसा समझ लें कि ये एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तीनों स्केल्स की आपस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज़, केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, ये भी आपने जहन में रख लेनी है, एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये सही यूनिट है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गो बियॉन्ड द ज़ीरो केल्विन, यानी कि आप प्रैक्टिकली ज़ीरो केल्विन की वैल्यू बना ही नहीं सकते। मतलब प्रैक्टिकली आप टेम्परेचर को कितना भी लो करें लेकिन आप कभी भी ज़ीरो केल्विन पे नहीं पहुंच सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए केल्विन का जो ओरिजिन यानी कि ज़ीरो की अगर बात करते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं कि टेम्परेचर को हम ज़ीरो केल्विन पे नहीं ले जा सकते। जो पूरी ऐसा समझ रहे कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर कम से कम टेम्परेचर भी मेज़र किया गया है ना, वो भी कुछ इतना मेज़र किया जा चुका है, लेकिन 100% ज़ीरो की अगर बात करें तो कंप्लीट ज़ीरो अभी तक फाइंड नहीं हुआ। तो इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जो है वो स्केल भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर एक केल्विन बराबर होता है, एक केल्विन बराबर होता है किसके, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर की स्केल्स की साइज़ की बात कर रहा हूँ। केल्विन की एक स्केल सेंटीग्रेड की एक स्केल के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों के डिविएंस इक्वल होते हैं, दोनों के डिविएंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक केल्विन में अगर चेंजिंग आती है तो वो डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो एक ही आएगी, लेकिन फ़ारेनहाइट की अगर बात करेंगे तो ये आएगी 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री। अब देखें फ़ारेनहाइट डिग्री हम यूँ कहेंगे कि फ़ारेनहाइट डिग्री छोटी है, फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ द स्मॉलर या स्मॉल देन द सेंटीग्रेड और केल्विन। सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल्स या सेंटीग्रेड एंड केल्विन यूनिट्स आर इक्वल टू ईच अदर। एक केल्विन जो होता है एक सेंटीग्रेड के बराबर ही होता है, यानी कि इनके डिविएंस जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट के डिविएंस जो है वो इक्वल नहीं होते इनके साथ। एक अगर सेंटीग्रेड का एक डिवीजन हम लेते हैं तो फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम थोड़ी कन्वर्टिंग की प्रैक्टिस के हवाले से बात कर लें, एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ इधर कि किस तरह हमें जो है वो ये कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आपने सिर्फ यूँ करना है कि ये मिसाल के तौर पे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने फार्मूला लिख लेना है F-32/180। अभी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपके पास मान लीजिए कि 37, जैसे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। -0 अभी छोड़ दें लिखना, ये इक्वल F-32 एंड 180। अब ये 180 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, 180 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद ये पूरा टर्म इसको सॉल्व करने के बाद ये 32 इसके अंदर प्लस कर देंगे। इसको आप हल करके इसको टोटल को सॉल्व करके ये 32 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको यहाँ पे आप प्लस कर देंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर।